Hello students, myself Manisha Mane. Welcome to all of you in economics lecture. 11th standard, chapter number 5, name of the rural development in India. We are going to study about sources of agricultural credit in India. So there are two sources. First one sources is the non-institutional sources, and second one sources is the institutional sources. So let us discuss institutional sources. Means first one point is the NABARD, National Bank for Agricultural and Rural Development of the बैंक. जो हमारी एपेक्स बैंक है नाबार्ड एग्री के लिए वहाँ पर फाइनेंस को प्रोवाइड करती है, उसकी जानकारी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी है. ठीक है, उसके साथ हम लोग सेकंड वन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है, जिसे हम लोग सहकारी संस्था बोलेंगे, जो ग्रामीण एरिया को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, क्रेडिट को प्रोवाइड करती है. फर्स्ट वन उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं. रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज, या फिर डिवाइडेड इनटू द कैटेगरीज मीन्स इट्स एक्सप्लेन द short term credit societies and second one is the long term credit. जो हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है ग्रामीण एरिया में, ये दो तरीके का क्रेडिट, दो तरीके का फाइनेंस प्रोवाइड करती है. एक फाइनेंस होता है शॉर्ट टर्म्स टाइमिंग का फाइनेंस, और सेकंड फाइनेंस की बात हम लोग करेंगे तो उसका नाम है लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. मतलब लंबे टाइम्स के लिए जब हम लोग को फाइनेंस चाहिए तो वो भी फैसिलिटी हम लोग को रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से मिलती है. ठीक है, फर्स्ट वन हम लोग शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे. जिसका टाइमिंग हम लोगों ने पहले ही देखा है कि नॉट एक्सीडिंग मोर देन 2 ईयर्स, 2 सालों से ज़्यादा नहीं है. तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए वहाँ पर किस तरीके से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी काम करती है. इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ड ऑन द 3 tiers. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर मीन्स 3 टायर्स या फिर 3 tier स्ट्रक्चर. जो 3 कंटेंट का स्ट्रक्चर है, और 3 कंटेंट स्ट्रक्चर में शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस है वो फाइनेंस रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड करती है. तो ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है, ऐसी कौन से वहाँ पर ये स्ट्रक्चर है कि जो 3 कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होता है. तो सबसे फर्स्ट वन आता है जिसका नाम है प्राइमरी बेस, मीन्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी. इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जिसे प्राथमिक सहकारी संस्था, जो हम लोग देखेंगे एट अ स्पेशली वहाँ पर ग्रामीण एरिया में क्रेडिट को प्रोवाइड करना, फाइनेंस को प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी को हम लोग फर्स्ट टियर स्ट्रक्चर्स की रचना बोलेंगे. मतलब फर्स्ट वन कंपोनेंट बोलेंगे जिसका नाम है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. ठीक है, सेकंड वन नाम है जिसका DCCB, उसका फुल फॉर्म देखेंगे. डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मीन्स जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक. इट्स इंक्लूड ऑफ द प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट. किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर ये रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी काम कर रही है. जब DCCB काम कर रही है, DCCB वो सिंपली मतलब एक ज़िला, एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके इंक्लूड वहाँ पर वो काम करती है, प्रॉपर उस डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर रही है. ठीक है, तो सेकंड स्ट्रक्चर में मतलब उसके ऊपर एपेक्स के वहाँ पर सेकंडली देखेंगे तो उसका नाम क्या है, DCCB कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मीन्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. उसके लास्ट वन हम लोग एपेक्स में देखेंगे जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उसका नाम है SCB. अभी SCB का फुल फॉर्म होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. जो हमारी राज्य सहकारी बैंक है, राज्य सहकारी बैंक इन तीनों शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हमारे लिए एपेक्स दिखाई देगी. सबसे ऊपर आती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके सेकंडली काम करेगी, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक,
और वहाँ पर सबसे नीचे काम करेगी, उसका नाम है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक। तो इस तरीके से ये जो रचना है, इस रचना को हम लोग क्या बताते हैं, 3 टायर स्ट्रक्चर्स, 3 कंपोनेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मुझे लगता है ये तीनों नामों से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से जो हमारा 2 सालों तक का जो फाइनेंस होता है, क्रेडिट होता है, तो वो वहाँ पर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है। सो सेकेंडली हमारी रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। सो ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या होता है, या फिर वहाँ पर लॉन्ग टर्म क्रेडिट में हम लोगों ने पहले ही देखा था कि उसका टाइमिंग 5 सालों से ऊपर होता है, और 5 सालों से ऊपर जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है उसे लॉन्ग टर्म क्रेडिट बोलते हैं। So first one, what is meant by long-term credit cooperative credit society? So these cooperative meet long-term credit requirement of the farmers and are organized at 2 levels. इसके 2 लेवल हैं, ठीक है। इसके 2 लेवल की बात तो हम लोग करेंगे, बट उससे फर्स्ट वन देखेंगे। सो वहाँ पर इट्स इंडिकेट ऑफ द लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट, मीन्स फुलफिल ऑफ द लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट। जो हमारी रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, जब किसी को लॉन्ग टर्म्स के लिए फाइनेंस चाहिए तो उसे फुलफिल करने के लिए, वो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव संस्था बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो उसके किस तरीके से 2 लेवल हैं, वो 2 लेवल की हम लोग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वन लेवल आता है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जो हम लोगों ने अभी शॉर्ट टर्म में भी देखा था ना, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक। सो इट हैज़ कंपैरेटिवली सेमली प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। सो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल बैंक, जो हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर क्या करेगी, फाइनेंस प्रोवाइड करेगी लॉन्ग टर्म्स के लिए। सो दिस बैंक ऑपरेट एट द विलेज लेवल एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, मीन्स इट हैज़ हाईलाइट, इट हैज़ इंडिकेट ऑफ द विलेज लेवल। ये स्पेशली विलेज लेवल को डेवलप करती हैं, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट ऑफ द एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, उसका खुद का एक स्वतंत्र विभाग है। जैसे हम लोग बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ी, बहुत एक्सपांड वाइडली बैंकिंग सिस्टम देख रहे हैं, बट ये रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में जो हमारी प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ये एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट को स्पेशली वहाँ पर यूनिट को डेवलप करने के लिए बनाई गई है। इसके लिए इसे इंडिपेंडेंट यूनिट भी कहा जाता है। ओके, मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है सो ज़रा समझने की कोशिश करो। वैसे तो आप लोग बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे से समझ पाते। ओके, ठीक है। सो सेकंड वन हम लोग इसकी लेवल देखेंगे, जिसका नाम है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जो शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने 3rd नंबर पे देखा था, जिसका नाम था SCB। तो वही है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। दिस बैंक ऑपरेट एट द एक्सप्लेन द स्टेट लेवल। अब इसके नाम में ही स्टेट है, सो ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है, तो स्टेट से ऑपरेट हो रही है, किसी भी राज्य से ऑपरेट हो रही है। एंड दियर ब्रांचेस इन द डिफरेंट विलेजेस, इसके ब्रांचेस पूरे स्टेट में तो हो गए, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि इसके ब्रांचेस विलेजेस में हो गए, गाँव साइड में इसके ब्रांचेस हो गए। एंड इट्स मेन मोटिवेशंस ऑफ द एज अ सेम डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया। ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में 2 लेवल हैं। एक लेवल आती है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक, और सेकंड लेवल आती है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने 3 टायर स्ट्रक्चर देखा था, सो लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने 2 लेवल्स को स्टडी किया है। तो पहला पॉइंट हमारा नाबार्ड, सेकंड पॉइंट रूरल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये ख़त्म होता है। हम लोग 3rd पॉइंट की तरफ जाएंगे, जिसका नाम है कमर्शियल बैंक। अभी कमर्शियल बैंक की जानकारी हमें बहुत अच्छे से, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है रूरल बैंक, कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का हमारा 3rd पॉइंट है कमर्शियल बैंक, मीन्स व्यापारी बैंक। सो कमर्शियल बैंक आर इंडिकेट ऑफ द CBS, एंड कमर्शियल बैंक प्रोवाइड रूरल क्रेडिट बाय एस्टैब्लिशिंग देयर ब्रांचेस इन द रूरल एरिया।
सो ये कमर्शियल बैंक रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है और इसकी स्थापना हो गई है। सो इसकी स्थापना के साथ में हम लोग देखेंगे इसके जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हमें कई वहाँ पर ग्रामीण एरिया में दिखाई देते हैं। सो कमर्शियल बैंक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्रेजेंट करती है, एज अ इम्पॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करती है ग्रामीण एरिया को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो फोर्थ वन पॉइंट देखेंगे रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम लोग बोलेंगे RRBS. So regional rural bank are the specialized bank and RRB Act established 1976. सो हम लोग इस बैंक की बात करेंगे। सो ये जो रीजनल रूरल बैंक है, एक स्पेशलाइज्ड बैंक है, एक विशेष बैंक है। उसके साथ में जो RRB एक्ट है वो 97 का RRB एक्ट के अनुसार इस बैंक की स्थापना हो गई है। उसके साथ में इसके फीचर्स की बात करेंगे। सो RRB रीजनल रूरल बैंक caters to the needs of the rural poor people, with RRBs set up as the rural oriented commercial bank with the low cost profile of cooperative but with the professional discipline and modern outlook of the commercial bank. सो इसके फीचर्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे। सो देखते हैं कि सो वहाँ पर रीजनल रूरल बैंक प्रोवाइड लो कॉस्ट प्रोफाइल विद द कमर्शियल बैंक। सो इसका जो कॉस्ट प्रोफाइल है वो बहुत ही कम होता है। उसके साथ में इट हैज़ द रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक, ये ओनली रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक वहाँ पर एक एरिया को डेवलप करते, हाईलाइट करते। सो रूरल एरिया को ये ओरिएंट कर रही है। उसके साथ में देखेंगे प्रोफेशनल डिसिप्लिन एंड मॉडर्न आउटलुक है, जो हमें बैंकिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये प्रोफेशनली वर्क होना चाहिए, प्रोफेशनली डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम टू टाइम्स वहाँ पर वर्क होना चाहिए, प्रॉपर वर्क होना चाहिए। सो हमारे पेपर्स रहेंगे, वर्किंग काम रहेगा, जो भी रहेगा। सो ये एक तरीके का प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। और उसका जो आउटलुक है, जो प्रेजेंटेशंस है, ये बहुत ही आधुनिक है, एक तरीके का मॉडर्न आउटलुक है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये रूरल को ओरिएंटेड करती है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन क्रिएट करती है, मॉडर्न आउटलुक प्रोवाइड करती है और उसके साथ में हमें लो कॉस्ट प्रोफाइल से वहाँ पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का हमारा लास्ट वन पॉइंट की तरफ जाएंगे, जिसका नाम है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सो उसे हम लोग बोलेंगे MFIs. So microfinance institutions means bank offer concessional interest rate for the rural credit. जो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट से रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है ग्रामीण एरिया में, उसे हम लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं। उसके साथ में एक स्पेसिफिक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सो स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस देम बिकॉज ऑफ बॉरोअर्स। कई बार जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है, छोटे मोटे वहाँ पर जो मजदूर है, छोटे मोटे जो हमारे फार्मर्स हैं, वो फार्मर्स लोन की जो प्रोसेस है, मतलब जो बोरोइंग मनी है, वो एक्सेस करने के लिए उन्हें दिक्कत होती है, अनेबल्स होता है, इम्पॉसिबल होता है। किस मामले में? सो अनफ्रेंडली प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर। जो प्रोडक्ट है वो अनफ्रेंडली है, मतलब प्रोडक्ट ये टोटली नेचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके साथ में हम लोग देखेंगे प्रोसीजर इज़ इनफ्लेक्सिबल एंड डिले। जब वहाँ पर गांव में वो लेंडर से या फिर कभी बैंक से भी वहाँ पर चेक करेंगे, सो इसकी प्रोसेस बहुत डिले होती है, बहुत लेट होती है। उसके साथ में इनफ्लेक्सिबल भी होता है, अलौकिक भी होता है। उसके साथ हम लोग देखेंगे जब वो गांव से वहाँ पर लोन ले रहे हैं, बैंक में से भी उन्हें कई दिक्कत आती है। उसके साथ में ग्रामीण एरिया में भी मनी लेंडर से हम लोग देखेंगे, सो वहाँ पर हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट दिखाई देता है। कई बार उन्हें फेस करना पड़ता है कि बहुत लेजिटिमेट एंड इलीगल एक्टिविटी। सो इट हैज़ अवॉइड ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जो हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, डिले प्रोसेस, अनप्रोसीजर्स या फिर वहाँ पर अनप्रोडक्टिव्स, ये जो वहाँ पर कंटेंट है, इस कंटेंट को कहीं ना कहीं पे कम करने के लिए यह हमारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन्हें हेल्प करती है। और हम लोगों ने पहला ही पॉइंट देखा है कि लो कॉस्ट या फिर जो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट है, इससे वहाँ पर क्रेडिट को प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। उसके साथ हम लोग देखेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का नाम सबने ही सुना है, उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनजीओएस बोलते हैं। सो जो हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आज के डेट में आर प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव मीन्स टू एनहांस एक्सेस टू क्रेडिट बाय द पुअर सिंस मिड 70s। सो पुअर पीपल के लिए जो क्रेडिट, जो फाइनेंस की ज़रूरत है, वो उन्हें अल्टरनेटिवली बहुत अच्छे सोर्सेस से माध्यम से आज के डेट में एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है जो हमारे मेन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेस है, जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जिसे हम लोग वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को व्यापारी संस्था बोल सकते हैं, तो उसमें लगभग हम लोगों ने 5 पॉइंट देखे हैं। फर्स्ट वन पॉइंट था हमारा नाबार्ड, सेकंड वन था रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, थर्ड वन पॉइंट था कमर्शियल बैंक, फोर्थ वन रीजनल रूरल बैंक और फिफ्थ वन पॉइंट था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। सो मुझे लगता है इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वन वहाँ पर सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, इसका आधा पार्ट एक्सप्लेन किया था, वो भी आप लोग जॉइंटली फिर से अगेन रिपीट देखो। और ये जो हमारा सेकंडली पार्ट है जहाँ पर हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए। ठीक है। मुझे लगता है ये आप लोग वहाँ पर बहुत अच्छे से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो वीडियो पसंद आता है सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच।